तो प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को भी दोस्तों जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि उस एप्लीकेशन में आपको ये प्रैक्टिस सेट्स ऑनलाइन मोड में अटेम्प्ट करने का मौका भी मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली मैं आपको 100 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। इन 100 क्वेश्चंस में दोस्तों आप लोगों को भी अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका स्कोर इसमें से कितना रह रहा है। और इस सेक्शन में दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले हुए, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में एक्स्ट्रा से बताऊंगा। 7 से 8 करंट अफेयर में आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो जो भी पत्र दोस्तों सरकार के एक विभाग के द्वारा दूसरे विभाग को लिखा जाता है, यानी कि अधीनस्थ विभागों को लिखा जाता है, स्वायत्तशासी निकायों को लिखा जाता है, विदेशी सरकारों को लिखा जाता है, राज्य सरकारों को लिखा जाता है, या अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे बोलते हैं क्या, सरकारी पत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, सरकारी पत्र बोलते हैं। और इसे अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो टिप्पण का दोस्तों मुख्य उद्देश्य होता है क्या, मामलों का निपटारा करना। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मामलों का निपटारा करना। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम क्या होता है। तो देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका छूट गया है, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले होता है ब्राह्मी लिपि। और यह प्रश्न पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया, आपने देखा होगा कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है। ठीक है। और संसार की अधिकांशतः लिपियों की उत्पत्ति ही ब्राह्मी लिपि से मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि के बाद में आती है दोस्तों क्या, गुप्त लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद में आती है गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद में आती है दोस्तों क्या, नागरी लिपि। ठीक है। और नागरी लिपि के बाद में आती है आपके देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा आपका। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में दोस्तों आर्टिकल 343 यानी कि 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 343 से 351 के मध्य में। और इसके अंतर्गत हमारी राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। आर्टिकल 343 में यह बताया गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, संगम, संवाद, संतोष तथा संस्कार एवं संयुक्त आदि शब्दों में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त, इन सभी शब्दों में दोस्तों आपका क्या, सम उपसर्ग रहेगा। उपसर्ग क्या होगा इसमें, सम उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है, खिलौना शब्द का मूल शब्द क्या है और इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। देखिए खिलौना, अगर आप इसके दोस्तों इसके पार्ट्स करते हैं तो खिलौना, खेल धन औना, ये इसका दोस्तों विच्छेद आपका होगा क्या, खेल धन औना। तो यहाँ पे मूल शब्द क्या होगा, खेल आपका दोस्तों मूल शब्द होगा और औना आपका इसमें क्या होगा, प्रत्यय होगा। तो खेल धन औना होता है खिलौना। तो खेल आपका मूल शब्द होगा और औना आपका क्या होगा दोस्तों, प्रत्यय होगा। तो खेल पहले में बढ़ाया जाएगा और औना दूसरे में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय क्या होगा। यानी कि जो आजकल है इसका जो पद परिचय दोस्तों क्या होगा। तो आजकल जो है दोस्तों यह आपका क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है। आजकल क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। और बदलने लगा है क्या होगा, यह क्रिया का विशेषण होगा। ठीक है। तो आजकल मौसम बदलने लगा है, तो इसमें आजकल क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। जिसमें बदलने लगा है दोस्तों क्या है, क्रिया का विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। तो इसमें क्रिया विशेषण पदबंध होगा दोस्तों, इस मकान की छत के ऊपर। इस मकान की छत के ऊपर इसमें क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। ठीक है। मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग का सही विकल्प चुनना है आपको। सामग्री, सम्राट, रानी, राज, ठकुराइन, ठकुर, और एक और ऑप्शन होगा आपका दोस्तों यहाँ पे क्या, कवयित्री और कवि। ठीक है। कवयित्री और कवि। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ना वर्तनी शुद्धि भी देखनी होती है और पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भेद भी देखना होता है। तो सम्राट का दोस्तों जो स्त्रीलिंग होता है ना, वह साम्राज्ञी होता है। ठीक है। साम्राज्ञी सम्राट का स्त्रीलिंग होता है, बिल्कुल सही है। रानी का राजा, राजा का क्या होता है रानी। ठाकुर का क्या होता है, ठकुराइन होता है। और कवि छोटी की मात्रा आती है, कवि का क्या होता है, कवित्री होता है। ठीक है। कवित्री होता है। तो पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप खाली देख के ही सही कर दे रहे हैं, इसमें आपको वर्तनी शुद्धि का भी विशेष ध्यान देना होता है इस प्रकार के प्रश्नों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का विकल्प स्त्रीलिंग में नहीं आता है। पंजाबी, बंगाली, सप्ताह, महीना, आंख, नाक, गंगा, यमुना।
तो सप्ताह और महीना दोस्तों जो है विकल्प है आपका, यह स्त्रीलिंग में नहीं आता है, जबकि पंजाबी बंगाली स्त्रीलिंग है, आंख नाक स्त्रीलिंग है और गंगा यमुना भी स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है, जबकि सप्ताह और महीना स्त्रीलिंग में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। यानी कि कौन सा शब्द ऐसा है जो हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। तो इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई, यहाँ पे वर्षा हो गया। आपके दर्शन से मैं बड़ा लाभान्वित हुआ, यहाँ पे दर्शन हो गया। मैं आपको आपके अक्षत को पूजार्थ ले जा रहा हूँ, अक्षत हो गया। आपके होंठ तो बड़े आकर्षक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो वर्षा दोस्तों यहाँ पे हमेशा आपका क्या होगा, एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा कौन किस में दोस्तों? जहाँ पे हमारे भावों का पता चलता है, जैसे क्या रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, ये क्या है, भाव है। तो यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द आपके यह हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक तुलसीदास नहीं है? विनय चंद्रिका, रामचंद्रिका, वरवे रामायण या फिर दोहावली? तो इसमें से दोस्तों रामचंद्रिका पुस्तक के लेखक क्या हैं? तुलसीदास जी नहीं है। कौन सी पुस्तक के लेखक नहीं है? रामचंद्रिका पुस्तक के लेखक तुलसीदास जी नहीं है। जबकि विनय पत्रिका, वरवे रामायण, दोहावली, इसी के साथ साथ वैराग्य संदीपनी और जानकी मंगल, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, यह सभी पुस्तकें किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। तो रामचंद्रिका पुस्तक के लेखक तुलसीदास जी नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि रामचंद्रिका पुस्तक के लेखक कौन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो भी व्यक्ति दोस्तों धन को व्यर्थ व्यय करता है उसके लिए एक शब्द होता है आपका क्या? अपव्ययी। क्या होता है? अपव्ययी होता है। अगला प्रश्न है, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, मैं कौन सा वाक्य होगा? तो मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, यह दोस्तों आपका क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होता है यहाँ पे? मिश्र वाक्य होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से, ये निर्णय नहीं होगा, निम्न होगा, निम्न में से पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तनय, नीर, तरंगिणी या इनमें से कोई नहीं? तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। पुत्री का पर्यायवाची इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि पुत्री के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? बेटी हो गया, आत्मजा हो गया, तनुजा हो गया, नंदिनी हो गया, सुता हो गया, आपका तनया हो गया, लड़की हो गया, दुहिता हो गया, यह आपके पुत्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जबकि तनय क्या है? यह पुत्र का दोस्तों पर्यायवाची शब्द है। नीर आपका पानी का पर्यायवाची शब्द है, जल का पर्यायवाची शब्द है। तो पुत्री का पर्यायवाची इसमें से कोई नहीं है। क्या क्या होता है? आत्मजा होता है, तनुजा होता है, तनया होता है, सुता होता है, लड़की, नंदिनी, दुहिता, यह सभी आपके पुत्री के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है? देखिए, विद्वान का विलोम विदुषी होता है, बिल्कुल सही है। विस्तृत का विलोम संक्षिप्त होता है, बिल्कुल सही है। दोष का विलोम निर्दोष होता है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका इसमें सुमेलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि निजी का जो विलोम शब्द वह व्यक्तिगत नहीं होता है। तो निजी का विलोम शब्द क्या होता है? सार्वजनिक होता है। क्या होता है? सार्वजनिक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव शब्द सुमेलित नहीं है? उत्साह, उछाह, ठीक है, उत्साह, उछाह। दूसरा होगा आपका दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा कर्तरी और केतली, ठीक है, कर्तरी, केतली, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है ईप्सा, इच्छा। चौथा ऑप्शन है कुक्षी, कोक, ठीक है। तो देखिए, तत्सम तद्भव में कौन सा सुमेलित नहीं? देखिए, उत्साह आपका क्या है दोस्तों? आपका तद्भव शब्द है, और उछाह क्या है? इसका तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही है। इप्सा आपका तत्सम शब्द है, इच्छा इसका क्या है? तद्भव शब्द है। कुक्षी दोस्तों आपका तत्सम शब्द है, और कोक इसका दोस्तों क्या है? तद्भव शब्द है। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं होगा, कर्तरी और केतली, क्योंकि कर्तरी जो होता है यह केतली का तद्भव ना होकर कैंची का तद्भव होता है, ठीक है। कैंची क्या है? हमारे तद्भव शब्द है, और कैंची का तत्सम शब्द क्या होता है? कर्तरी होता है। आपको यह ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मेघ बरसने लगे, मेघ बरसने लगे वाक्य में किस प्रकार, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो मेघ बरसने लगे दोस्तों यहाँ पर क्रिया की संयुक्त क्रिया होगी। क्या होगी? संयुक्त क्रिया होगी। ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं से मिलकर बनती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तो वह हमारी संयुक्त क्रिया होती है। तो मेघ बरसने लगे, यहाँ पर आपकी क्या होगी दोस्तों? संयुक्त क्रिया होगी। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? चिंतन के क्षण नामक जो रचना है महादेव वर्मा जी की है, रश्मि नामक रचना महादेव वर्मा जी की है, गीत गाने दो रचना हरिशंकर परजाई जी की है, और कृष्णार्जुन युद्ध आपकी जो रचना है यह माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, चिंतन के क्षण महादेव वर्मा जी की रचना है, बिल्कुल सही है। रश्मि जो है, निहार रश्मि, ये सभी आपके महादेव वर्मा जी की रचना है।
और कृष्णार्जुन युद्ध भी आपका क्या है दोस्तों, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि गीत गाने दो आपका हरिशंकर परजाई जी की रचना ना होकर किसकी रचना है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने हिंदी के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और क्वेश्चंस का लेवल मैंने अच्छा रखा हुआ है आपके पटवारी एग्जाम्स के रिगार्डिंगली ही, और सुमेलित नहीं है वाले प्रश्न मैंने इसलिए ज़्यादा रखे हैं क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से आपके 1-2 प्रश्न भी पूछ ले जाएं। तो आपको दोस्तों अपने सारे सेक्शंस में नंबर बताते हुए चलने हैं। अगला दोस्तों देखिए, आपका जीएस वाला सेक्शन शुरू हो रहा है कि अलाइनमेंट बटन किस पर होता है? स्टेटस बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलाइनमेंट का जो आपका बटन होता है दोस्तों, यह फॉर्मेटिंग टूल बार में होता है। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो स्लाइड शो शुरू करने के लिए दोस्तों आपका स्लाइड शो कमांड का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस की को दबाकर, किस की होगा यहाँ पे, ठीक है, किस की को दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं? तो एक्सेल में पूरी रो को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप कौन सी की दबाएंगे दोस्तों? तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार की दबाएंगे आप, तो एक्सेल में आप पूरी रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों हमारा कहाँ? हम्पी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह हम्पी में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो होता है दोस्तों आपका कौन होता है? वह प्रधानमंत्री होता है। और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो होता है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है, ठीक है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। विभाग कौन सा है दोस्तों? गृह मंत्रालय विभाग के अंतर्गत यह आता है, ठीक है। और जो विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों हम्पी में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था? एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो कृष्णदेव राय ने दोस्तों 1509 में, किसने? कृष्णदेव राय ने 1509 में दोस्तों इस विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था, आपको यह याद रखना है। और यह कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि विदेशी विनिमय जो प्रबंधन कानून किस वर्ष लागू किया गया था, ठीक है। तो विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून जो है दोस्तों यह आपका 1999 में लागू किया गया था। कब? 1999 में। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में दोस्तों नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अब दोस्तों आपको बताना है कि योजना आयोग के स्थान पर यह नीति आयोग की स्थापना की गई थी 2015 में। और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? यह दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें से एक प्रश्न मुझे लगता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर आपको ऐसे ये करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आ रहे ना दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो देख लीजिए करंट अफेयर्स की, मैंने बनाई हुई है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में। वहां पर मैंने आपको करीब 300 प्रश्न करवा दिए हैं, तो आप उनको जरूर देख लें। उत्तराखंड के भी मैंने आपको करंट अफेयर्स करा रखे हैं, तो आप उनको भी जरूर देख लें, क्योंकि आपके एग्जाम्स में करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाएगा, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा प्रारंभ हुई थी? तो भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा दोस्तों किस राज्य में शुरू हुई थी? महाराष्ट्र में शुरू हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन दोस्तों कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है, ठीक है। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद है वो कौन सा हो जाएगा? इसमें से अनुच्छेद 51 दोस्तों भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है? कितने दिनों के अंतर्गत या कितने माह के अंतर्गत? तो दोस्तों लोकसभा द्वारा पारित जो भी धन विधेयक होता है वह राज्य के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा, या राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई भी कार्यवाही 14 दिनों तक नहीं होती है। तो 14 दिनों तक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 2 में दोस्तों आर्टिकल 5 से 11 तक आपका क्या है? नागरिकता का दोस्तों उल्लेख किया गया है, ठीक है। भाग 3 में दोस्तों आपका क्या? मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। भाग 4 में दोस्तों आपका क्या हो गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का दोस्तों वर्णन किया गया है। आपको यह सभी प्रश्न याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग दोस्तों आपका क्या है? एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, राज्य में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो राज्य में दोस्तों हरित क्रांति जो है वह गेहूं और चावल की फसलों के लिए सर्वाधिक सक्सेसफुल रही है। क्या? गेहूं और चावल की फसलों के लिए आपको यह डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। और
अगर आपसे दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसको माना जाता है, तो भारत में अगर बात करें तो एम एस स्वामीनाथन जी को इसके जनक के रूप में जाना जाता है। वहीं विश्व में दोस्तों हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है दोस्तों। और एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का प्रणेता किसे माना जाता है, तो हमारे बाबू जगजीवन राम जी को हरित क्रांति का जो प्रणेता है वह माना जाता है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। और अगला प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अश्व अक्षांश या अक्ष अक्षांश किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अक्ष अक्षांश किसे कहते हैं, उपोष्ण उच्च दाब पेटी को दोस्तों क्या कहते हैं, अश्व अक्षांश कहते हैं, उपोष्ण उच्च दाब पेटी को। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो मानव विकास रिपोर्ट दोस्तों यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों प्रकाशित की जाती है। अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक कमेंट मैं पूछ रहा हूं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग दोस्तों मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था, यह भी आपको बताना है। चलिए राज्य में बता देता हूँ, राज्य था मध्य प्रदेश, पहला ऐसा राज्य था जिसने मानव विकास रिपोर्ट जारी करी थी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए बताने के लिए ना बहुत चीजें होती हैं, लेकिन फिलहाल हम एज ए क्वेश्चन इन क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो हम आपको डायरेक्टली आंसर ही बताते हुए चलता हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, कौन सा एक दोस्तों प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यह पूछा गया है। तो कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम या फिर आपका भड़गांव, ठीक है। तो चेन्नई दोस्तों आपका क्या है, एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। कौन सा, चेन्नई दोस्तों आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह इसमें से नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में केंद्रीय मरुस्थल क्षेत्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारत में केंद्रीय मरुस्थल क्षेत्र शोध संस्थान दोस्तों कहाँ, जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लोज्ड इकोनॉमी यानी कि बंद इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से है जिसमें क्या होता है दोस्तों, क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, तो अन्य देशों के साथ में कोई भी व्यापार नहीं होता है या आयात तथा निर्यात नहीं होते हैं, इसे आप दोस्तों क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका सही हो जाएगा, आयात और निर्यात नहीं होते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद इकोनॉमी में, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका एक ऑप्शन है इसमें दोस्तों अजंता, ठीक है। अजंता हो गया, हम्पी हो गया, अमरावती हो गया या फिर भीमबेटका हो गया, ठीक है। तो भीमबेटका दोस्तों आपका चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है क्या, भीमबेटका दोस्तों आपका चित्रकला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, आपको यह ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, और जो ये भीमबेटका की गुफाएं हैं दोस्तों, इसकी खोज किसने करी थी, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, आपको यह भी याद रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निक्की किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, ठीक है। तो निक्की जो है दोस्तों किस देश का शेयर सूचकांक है, यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। यह है दोस्तों किसका, जापान का, किसका, जापान का, ठीक है। निफ्टी किसका है, भारत का, ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य में भारत में विधि दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 26 नवंबर को दोस्तों आपका भारत में विधि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान हमारा आंशिक रूप से लागू हुआ था, ठीक है। तो 26 नवंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुआ है, तो विशाल स्नानागार दोस्तों आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है, तो वायु पुराण से दोस्तों आपका गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, किस वंश की, गुप्त वंश की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो राज्य में सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों आपका रुड़की में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देहरादून में स्थित प्राचीन 4 सिद्धपीठों में से कौन सा सिद्धपीठ नहीं है दोस्तों, तो माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध, भैरव सिद्ध या फिर लक्ष्मण सिद्ध, ठीक है। तो देखिए माणक सिद्ध, मांडू सिद्ध और लक्ष्मण सिद्ध, ये तीनों क्या है, देहरादून में स्थित 4 सिद्धपीठों में है, जबकि भैरव सिद्ध दोस्तों इस सिद्धपीठ में नहीं है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रसिद्ध चौली ताल किस जनपद में स्थित है, तो दोस्तों जो आपका चौली ताल है यह देहरादून जनपद में स्थित है। कौन से जनपद में स्थित है चौली ताल दोस्तों, आपका देहरादून जनपद में चौली ताल स्थित है, ठीक है। और उत्तराखंड के प्रमुख तालों के ऊपर दोस्तों मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ज्योग्राफी वाली वीडियोज में। ज्योग्राफी की मैंने एक मैराथन क्लास दी है दोस्तों आपको 2 या 2.5 घंटे की, नदी तंत्र की भी एक मैराथन क्लास दी है दोस्तों 2 से 2.5 घंटे की, और परीक्षा वाणी के जो पीछे के लेसन हैं उन सभी लेसन की मैंने 4 घंटे की आपको एक मैराथन क्लास दी है। उत्तराखंड की हिस्ट्री की भी दोस्तों मैंने आपको मैराथन क्लास दी है, उत्तराखंड की पॉलिटी की भी मैंने आपको मैराथन क्लास दी हुई है। 2-2, 1.5 घंटे की क्लासें हैं दोस्तों, आप इनको जरूर देख लीजिएगा एज ए रिवीजन दोस्तों, आप लोगों का बहुत अच्छा रिवीजन इनमें से हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गोरखा प्रशासन में प्रधान अधिकारी अपने पद पर रहते हुए क्या कहलाते
हैं, ठीक है। तो गोरखा प्रशासन में दोस्तों जो प्रधान अधिकारी थे वह अपने पद पर रहते हुए जागरिया कहलाते थे। क्या? जागरिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना किस स्थान पर करी थी? तो शंकराचार्य ने दोस्तों हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना बद्रीनाथ में करी थी। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है? ठीक है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है दोस्तों, यह अरस्तु का कथन है। किसका? अरस्तु का। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का दोस्तों पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है, हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन रैमजे द्वारा कहाँ किया गया था? तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन दोस्तों हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? नैनीताल में किया गया था। आपको याद रखना है कहाँ पे किया गया था? नैनीताल में। और कब किया गया था? 1867 में दोस्तों हेनरी रैमजे के द्वारा नैनीताल में हिल स्लाइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तराखंड दोस्तों बहुउद्देशीय जो आपका वित्त एवं विकास निगम है इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। कब? 2001 में। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो आपको पता है राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे कौन? नारायण दत्त तिवारी जी। और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी जी थे। लेकिन ये क्या थे? अंतरिम मुख्यमंत्री थे, ठीक है, यानी कि बिना चुने हुए आए थे। निर्वाचित कौन थे? नारायण दत्त तिवारी जी थे। अगला प्रश्न है, किसने उत्तराखंड में बागवानी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो उत्तराखंड के बागवानी विकास में दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान इसमें से दिया था नॉर्मल गिल ने। किसने? नॉर्मल गिल ने। अगला प्रश्न है, राज्य में अनैतिक व्यापार नियंत्रण अधिनियम 1956 के अधीन एक संरक्षण गृह संचालित है। कहाँ पर है दोस्तों? तो राज्य में अनैतिक व्यापार नियंत्रण अधिनियम 1956 के अधीन एक संरक्षण गृह संचालित है। कहाँ पर? अल्मोड़ा में दोस्तों यह गृह संचालित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध 12 वर्षीय डोटी युद्ध से है? ठीक है, तो 12 वर्षीय डोटी युद्ध से दोस्तों किसका? भारती चंद का संबंध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका वास्तविक नाम श्रीदत्त बडौनी था? तो उत्तराखंड के गांधी दोस्तों इंद्रमणि बडौनी जी का जो वास्तविक श्रीदत्त बडौनी दोस्तों आपका जो है वह श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम था। किसका? श्रीदेव सुमन का दोस्तों वास्तविक नाम था, याद रखना आपको, ठीक है। इंद्रमणि बडौनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को किस देश ने अपना होम ग्राउंड घोषित किया है? तो उत्तराखंड के दोस्तों राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम को अफगानिस्तान ने अपना होम ग्राउंड घोषित किया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना दोस्तों सन 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न है, श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी मनमथ नाथ जी के द्वारा दोस्तों श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी मनमथ नाथ जी के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको बता देता हूं। आपका जो 62वां प्रश्न है वह है दोस्तों कि निम्न में से किसके द्वारा हैस्को की स्थापना की गई थी? कि क्या हैस्को के संस्थापक कौन थे? ठीक है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हैस्को के संस्थापक कौन है दोस्तों? अनिल जोशी जी आपका आपके हमारे क्या है? हैस्को के संस्थापक हैं कौन? अनिल जोशी जी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजा वेन का किला किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो राजा वेन का किला आपका कहाँ? हरिद्वार जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश करी थी? तो कौशिक समिति ने दोस्तों प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में 3 मंडलों के स्थापना की सिफारिश करी थी। अगला है दोस्तों, रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किस वर्ष किया गया था? तो रूपाब नामक पत्रिका का संपादन दोस्तों 1938 में किया गया था। कब? 1938 में दोस्तों रूपाब नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था रूपाब नामक पत्रिका का संपादन? सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। अगला है दोस्तों, जोया मुरली किस समुदाय का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है? तो जोया मुरली जो है दोस्तों आपका यह पशुचारक समुदाय का एक प्रसिद्ध लोकप्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो उत्तराखंड में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है दोस्तों? हमारी हंसा मंदराल जी हैं, ठीक है। कौन है? हंसा मंदराल जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हेनरी रैमजे को उत्तराखंड में क्यों प्रसिद्ध हैं? हेनरी रैमजे उत्तराखंड में क्यों प्रसिद्ध हैं? तो प्रशासनिक सुधार हेतु भी प्रसिद्ध हैं, स्कूली वन शिक्षा हेतु भी प्रसिद्ध हैं, वन संरक्षण के प्रयास हेतु भी प्रसिद्ध हैं, आपदा संरक्षण के प्रवास हेतु भी प्रसिद्ध हैं। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानी कर्णावती जिसे नक्कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस परमार शासक की पत्नी थी? ठीक है, तो दोस्तों महिपति साकी यह पत्नी थी और पृथ्वीपति साकी यह क्या थी? माता थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड प्रभाग से शिक्षा इंस्पेक्टर बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उत्तराखंड प्रभाग से दोस्तों शिक्षा इंस्पेक्टर बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे कौन? बुद्धि बल्लभ पंत जी। कौन? बुद्धि बल्लभ पंत जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिस्टर न्यूटन एवं मिस्टर मूलियन का बागान कहाँ स्थित है? तो मिस्टर न्यूटन तथा मिस्टर मूलियन का बागान दोस्तों आपका भवाली में स्थित है। कहाँ पे? भवाली, नैनीताल जनपद में। अगला प्रश्न है, चाय के बागान इनके यहाँ।
अगला प्रश्न है कुमाऊं गढ़वाल में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से भूमि बंदोबस्त किसने किया था? तो कुमाऊं गढ़वाल में दोस्तों सबसे पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से भूमि बंदोबस्त किया था क्या? विकेट ने। किसने? विकेट ने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपका 73वां प्रश्न होगा, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अभिनव जवाहर योजना किससे संबंधित है? ठीक है, अभिनव जवाहर योजना दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये अभिनव जो आपका जवाहर योजना है दोस्तों, यह चारा विकास, किससे? चारा विकास से संबंधित है। किससे? चारा विकास से। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कार्यरत संस्था कौन सी है? तो उरेडा दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एसोसिएशन दोस्तों, उरेडा, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ? देहरादून में वर्तमान में स्थित है। 2001 में इसकी स्थापना होती है। तो उरेडा दोस्तों नवीकरण ऊर्जा के लिए कार्यरत क्या है? संस्था है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, चित्रित धूसर मृद भांड के लिए प्रसिद्ध थापली नामक स्थान किस नदी घाटी में स्थित है? तो जो थापली नामक स्थान दोस्तों आपका, यह अलकनंदा नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी घाटी में? अलकनंदा नदी घाटी में दोस्तों यह स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, तालेसर ताम्रपत्र में पौरव शासकों की राजधानी ब्रह्मपुर को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? ठीक है, तो तालेश्वर ताम्रपत्र में पौरव शासकों की राजधानी ब्रह्मपुर को दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, नगरों में श्रेष्ठ और इंद्र की नगरी करके संबोधित किया गया है। ठीक है, किसमें? तालेश्वर ताम्रपत्रों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रमोली, बडियारगढ़ी तथा टकनोरी नामक उपबोलियां राज्य के किस बोली से संबंधित है? ठीक है, राज्य की किस बोली से संबंधित है? तो रमोली हो गया, बडियारगढ़ी हो गया, और टकनोरी नामक जो उपबोलियां हैं दोस्तों, यह टिहरी बोली से संबंधित है। किससे? टिहरी यानी कि टिहरी की बोलियों के संबंध में। ठीक है, अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य तथा प्रजामंडल के मध्य किस वर्ष समझौता संपन्न हुआ था? तो टिहरी राजा तथा प्रजामंडल के मध्य में जो समझौता संपन्न हुआ था, कब हुआ था? 1946 में हुआ था। तो 1946 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है? तो हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी सेंटर दोस्तों आपका कहाँ? श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में सेलखाना किससे संबंधित था? ठीक है, तो प्राचीन काल में दोस्तों जो सेलखाना था, यह युद्ध सामग्री का स्थान हुआ करता था। क्या? युद्ध सामग्री का स्थान। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत तथा ब्रिटिश गढ़वाल की सीमा किस स्थल को निर्धारित किया गया था? तो टिहरी रियासत तथा ब्रिटिश गढ़वाल की सीमा जो है दोस्तों, वह निम्नलिखित में से नागपुर जो स्थल है, इसे निर्धारित किया गया था। ठीक है, नागपुर नामक स्थल को। अगला हमारा प्रश्न है, कसार देवी नामक ऐतिहासिक स्थान या स्थल किस जनपद में स्थित है? तो कसार देवी नामक जो ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों, यह हमारा क्या? कसार देवी मंदिर भी कहाँ? अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान से महिषासुर मर्दिनी जी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा प्राप्त हुई है कहाँ से? चंबा, टिहरी गढ़वाल जनपद से। अगला प्रश्न है, 84वां दोस्तों आपका प्रश्न होगा कि राज्य में प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? प्राविधिक शिक्षा निदेशालय दोस्तों कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर में दोस्तों प्राविधिक शिक्षा निदेशालय स्थित है। अगला प्रश्न है, राज्य में पटवारी पद का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो राज्य में पटवारी पद का सृजन दोस्तों 1819 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ट्रेल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? ट्रेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और वहीं दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है अगर कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक किसको जाता है? राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक दोस्तों हेनरी रैमजे को कहा जाता है, क्योंकि हेनरी रैमजे ने संपूर्ण उत्तराखंड में 1874 से दोस्तों राजस्व पुलिस व्यवस्था को शुरू कराया था। और राजस्व पुलिस का काम कौन करता है? पटवारी, यही सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक किसको कहा जाता है? हेनरी रैमजे को कहा जाता है। और राजस्व पुलिस व्यवस्था को सबसे पहले किसने शुरुआत की थी? पटवारी के पदों का सृजन करके ट्रेल ने करी थी। अगला प्रश्न है, चक्राता, नैनीताल तथा मसूरी नामक पर्यटक स्थल किस भौगोलिक भाग में स्थित हैं? तो चक्राता हो गया दोस्तों आपका, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, यह जो पर्यटक स्थल है यह मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, रोटी सूची प्रथा किस पवारकालीन शासक ने प्रारंभ करी थी? तो रोटी सूची प्रथा दोस्तों प्रारंभ करते किसने? महीपति शाह ने। किसने? महीपति शाह ने। अगला प्रश्न है, सौर मंडल की सैर नामक रचना के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो सौर मंडल की सैर नामक रचना के रचनाकार है कौन? देवेंद्र मेवाड़ी जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थानीय देवता को चालंदा के नाम से भी जाना जाता है? तो चालंदा के नाम से जाना जाता है किसको? महासू देवता को। महासू देवता को। अगला प्रश्न है, राज्य में किस पद्धति से देवताओं को आह्वान किया जाता है? तो राज्य में दोस्तों जागर लगाकर देवताओं का आह्वान किया जाता है। अगला प्रश्न है, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों वह खेल प्रशिक्षुओं को दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली नगदी फसल कौन सी है? तो राज्य में दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाने वाली नगदी फसल जो है वो है गन्ना। क्या है? गन्ना। अगला प्रश्न है, गढ़वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? या गढ़वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मुकुंदी लाल जी के द्वारा गढ़वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग नामक पुस्तक दोस्तों लिखी गई थी। आपको दोस्तों ये प्रश्न याद रखना है। ठीक है, और
जो गढ़वाली स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना जो है यह भी मुकुंदीलाल ने ही करी थी, यह पुस्तक भी मुकुंदीलाल ने ही लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है ढोल सागर निम्नलिखित में से किस भाषा में रचित है? तो संस्कृत मिश्रित गढ़वाली में दोस्तों आपका क्या है? ढोल सागर रचित है किसमें? संस्कृत मिश्रित गढ़वाली में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रश्न होगा यहाँ पे पंचेश्वर बांध का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर प्रस्तावित है? तो पंचेश्वर बांध का निर्माण दोस्तों है सरयू और काली नदी के संगम पर प्रस्तावित है। सरयू, काली तथा नेपाल की भी एक नदी इसमें आने वाली है, इस पर प्रस्तावित है चंपावत जनपद में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका एक दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब के समय 3:45 दिखाई दे रहा है, वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं? तो नॉर्मल दोस्तों आपको 11:60 में से 3:45 घटा देना है तो आपका आ जाएगा क्या? 8:15। तो वास्तव में घड़ी में कितने बजे हुए? 8:15 होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि रीमा का जो कद है 5 फुट 2 इंच है। ठीक है, रीमा, अनीता रीमा से लंबी है, अनीता रीमा से लंबी है, लेकिन पिंकी से लंबी नहीं है, तो पिंकी से लंबी नहीं है। ठीक है, पिंकी अपनी मौसेरी बहन रानी से छोटी है, तो पिंकी जो है वह रानी से छोटी है, लेकिन रीमा से छोटी नहीं है। हाँ, रीमा से बड़ी है बिल्कुल। बताइए कि समूह सबसे लंबी कौन है? सबसे लंबी कौन हो जाएगी दोस्तों? रानी आपकी सबसे लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है 123/6। ठीक है, तो 3 2 5 1 6 हो गया, ऐसे 6 4 10 और 5 15, तो 15 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आते हैं तो इस माह की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, तो 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद क्या हो जाएगा? मंगलवार और बुधवार। 5 तारीख को क्या हो जाएगा? आपका बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। तो 19 तारीख को, ठीक है, तो हर 7 दिनों के बाद दिन रिपीट होता है, तो 5 तारीख को अगर हमारा बुधवार है तो हमारा दोस्तों 5 और 7 12, 12 तारीख को भी क्या होगा? बुधवार होगा, और 19 तारीख को भी दोस्तों आपका क्या होगा? बुधवार ही होगा। ठीक है, तो बुधवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है GHI 789 है, तो MON क्या होगा? ठीक है, तो इनका नंबर से अल्फाबेटिकली सीरीज के हिसाब से, तो M कितना होता है दोस्तों? M होता है आपका क्या? MN, हाँ 13 M होता है। O कितना? O का नंबर कितना है? 15, और N का क्या है? 14। ABCD करके अगर आप करेंगे तो ये आपका नंबर सीक्वेंस दोस्तों होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी यह 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो आपको बताना है कि आपका इन 100 में से दोस्तों कितना स्कोर हो रहा है। अगर आपका स्कोर दोस्तों ठीक है तो ठीक है, वरना आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को दोस्तों बताना है कि आपका इसमें से कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, आप करंट अफेयर्स के दोस्तों कुछ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए दोस्तों कौन? जस्टिस DY चंद्रचूड़। कौन? जस्टिस DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने दोस्तों जारी किया है। अगला प्रश्न है देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे नियुक्त किया गया है? अनिल चौहान जी को दोस्तों देश का नया CDS नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है दोस्तों कितनी? 40वीं दोस्तों इसमें भारत की रैंक है। अगला हमारा प्रश्न है वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो जगदीप धनखड़ जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों किस देश ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो इजराइल देश ने दोस्तों दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो हैदराबाद शहर ने दोस्तों वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है? तो सिंगापुर देश ने दोस्तों यह घोषित किया है। अगला है दोस्तों कि I2U2 का संबंध किससे है? I2U2 का संबंध दोस्तों किससे है? तो इंडिया, इजराइल, UAE और USA से इसका संबंध माना जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न दोस्तों है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता में दोस्तों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पहला वेस्ट मैनेजमेंट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में दोस्तों भारत का पहला वेस्ट मैनेजमेंट पार्क घोषित किया जाएगा, यानी कि स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और आज का दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत में नारी को नमन नाम से एक योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा दोस्तों शुरू की गई है। तो ये थे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी एग्जाम्स में इस प्रकार का पैटर्न दोस्तों रह सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।